हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स में। तो यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर्स में सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन की बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के लोड रेजिस्टेंस में डीसी करंट डीसी करंट का एवरेज मान आई एसी की। तो हम जानते हैं आई डी सी इजकल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई डी क्यू। तो यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन की लिमिट लेते हैं 0 to 2 पाई, ये पूरी एक हाफ साइकिल की हमारी लिमिट होती है। पूरी एक हाफ साइकिल हमारी ये 0 से पाई तक होती है और इस पाई के बाद ये 2 पाई तक होती है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ रहती हैं और जो हमारा ये आई है, स्मॉल आई, इसका मान थीटा इजकल टू 0 से थीटा इजकल टू पाई के मध्य और थीटा इजकल टू पाई से थीटा इजकल टू 2 पाई के बीच में अलग अलग होता है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए थीटा इजकल टू 0 से पाई के बीच में होता है और नेगेटिव साइकिल के लिए पाई से 2 पाई के बीच में होता है। तो इस तरीके से इनका मान अलग अलग होता है। तो इसका इंटीग्रेशन जो हम करते हैं वो 2 पार्ट्स में करते हैं, 0 to पाई और 0 पाई to 2 पाई। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट में इसका इंटीग्रेशन तोड़ा, तो 1/2 पाई 0 to पाई आई डी क्यू प्लस पाई to 2 पाई आई डी थीटा, ये थीटा है डी थीटा। तो उपरोक्त दोनों इंटीग्रेशन में आई का मान रखने पर हम दोनों में आई का मान रख देते हैं, एक में हम पॉजिटिव रख रहे हैं और एक में हम नेगेटिव रख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों में आई का मान रख दिया। तो अब जो आई एम का मान है यह कांस्टेंट है, अतः इंटीग्रेशन से बाहर इसको निकाल लेते हैं आई एम के मान को। तो इस तरीके से ये मान बाहर निकल आया। आगे अंदर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो आई डी सी इजकल टू आई एम अपॉन 2 पाई आई एम 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा माइनस 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। तो इस तरीके से आई डी सी इजकल टू 1 आई एम अपॉन 2 पाई माइनस कॉस थीटा 0 to पाई और ये माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर देंगे, कॉस माइनस कॉस पाई माइनस कॉस पाई 0 और माइनस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे हम, तो वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी ये। तो इस तरीके से हम और सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारा जो वैल्यू आएगी आई डी सी इजकल टू 2 आई एम अपॉन पाई आएगी। अगला है हमारा डीसी आउटपुट पावर। डीसी आउटपुट पावर, तो पी डी सी मतलब डीसी आउटपुट पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पी डी सी इजकल टू आई स्क्वायर डी सी आर एल। यहाँ हम आई स्क्वायर डी सी की वैल्यू ऊपर से रख देंगे, तो रखकर हमारी वैल्यू आ गई पी डी सी इजकल टू 2 आई एम अपॉन पाई की पावर 2 आर एल। तो इस तरीके से लोड में प्रवाहित करंट का वर्ग माध्य मूल हमें निकालना है। तो वर्ग माध्य मूल हमारी वैल्यू क्या रहती है, आई आर एम एस वैल्यू। तो आई आर एम एस वैल्यू इजकल टू इसका क्या अंडर रूट कर दिया 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा। इसे हम तोड़ेंगे, तोड़कर इसे 0 to पाई और पाई to 2 पाई में सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो है हमारा जो ये आंसर है ये आएगा आई आर एम एस इजकल टू आई एम अपॉन √2। तो इस तरीके से ये वैल्यू इसकी आएगी। एक बार इसको पढ़ लें। यहाँ तक पढ़ लिया होगा आपने। तो आई आर एम एस इजकल टू आई एम अपॉन √2 हो गया।
इस तरीके से आगे हम जो सॉल्व कर रहे हैं, सर्किट में दी गई सप्लाई एसी पावर, ठीक। तो सर्किट में जो हमने सप्लाई दी है वह एसी पावर डायोड तथा लोड रेजिस्टेंस दोनों को प्राप्त होगी। अतः एसी पावर आरएफ और आरएल दोनों में लॉस होगा। तो पी ए सी इजकल टू आई आर एम एस का होल स्क्वायर आर एल प्लस आर एफ। तो पी ए सी इजकल टू आई एम अपॉन रूट टू की का होल स्क्वायर और आई एल प्लस आर एफ। तो इस तरीके से ये हमारा एसी सप्लाई में दी गई पावर का फॉर्मूला आया। आगे हम लोग बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी को हम ईटा से प्रेजेंट करते हैं। तो ईटा इजकल टू होता है पी डी सी पावर पी डी सी अपॉन पी ए सी पावर, ए सी सब पावर सप्लाई। तो हम यहाँ पर पी डी सी की वैल्यू और पी ए सी की वैल्यूज़ रख देंगे। रखने के बाद इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमारा ईटा इजकल टू क्या हो गया, हाँ, ईटा इजकल टू 2 LM अपॉन पाई का होल स्क्वायर RL इस तरीके से सॉल्व होता है। तो ये सॉल्व होके ये वैल्यूज़ आती हैं इतनी। अब प्रतिशत इफ़िशियंसी, तो ईटा इजकल टू परसेंटेज इजकल टू 0.812 इंटू 100 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL परसेंटाइल। तो ईटा परसेंटेज इजकल टू इतना। और यदि जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है RF वो हमारा बहुत कम है RL से, तो ईटा इजकल टू 81.2%, अर्थात एक फुल वेव रेक्टिफायर की अधिकतम एफिशिएंसी जो रहती है वो 81.2% हो सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर की बात करेंगे। तो ईटा इजकल टू आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर -1। तो आई आर एम एस इजकल टू आई एम अपॉन रूट 2 होता है और आई डी सी इजकल टू 2IM अपॉन पाई होता है। तो उन वैल्यूज़ का हम यूज करेंगे। तो इन वैल्यूज़ का जब हम यूज करते हैं तो हमें ईटा इजकल टू आई एम स्क्वायर अपॉन रूट 2 और 2IM स्क्वायर अपॉन पाई -1 मिलता है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ईटा की वैल्यू हमारी कितनी आती है 0.48। तो फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर से क्या है कम होता है। तो जो हमारा फुल वेव का रिपल फैक्टर आया है वो कितना आया है 0.48, जबकि जो हमारा हाफ वेव है, हाफ वेव का रिपल फैक्टर कितना होता है 40.6। नहीं, रिपल फैक्टर कितना होता है 1.21, और जबकि जो फुल वेव है, फुल वेव का हमारा रिपल फैक्टर कितना है 0.48। तो इस तरीके से ये हमारा रिपल फैक्टर रहा। तो इसे हमने सॉल्व किया। इन रिपल फैक्टर्स को और इन सारी इक्वेशंस को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आते हैं काम में। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को करना होगा। आगे आता है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज। तो फुल वेव रेक्टिफायर की पीक इनवर्स वोल्टेज निम्नलिखित सूत्र द्वारा हम जान सकते हैं। तो PIV इजकल टू पीक इनवर्स वोल्टेज इक्वल टू BM 1 + 1 अपॉन RF अपॉन RL। तो इस तरीके से यदि जो हमारा RL है वो ग्रेटर देन है RF से, तब PIV इजकल टू 2BM। तो इस तरीके से ये हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज हो गया। आगे बात करते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर के गुणों की। तो फुल वेव रेक्टिफायर के क्या गुण हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में पहला गुण है, इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा रिपल फैक्टर कम होता है। इसमें हाफ वेव रिपल फैक्टर रेक्टिफायर की अपेक्षा रिपल फैक्टर कम होता है तथा इसमें ट्रांसफार्मर में प्रत्येक हाफ साइकिल में करंट जो है वो विपरीत डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। अतः जो हमारी ट्रांसफार्मर की कोर में मैग्नेटिज्म उत्पन्न नहीं होता, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा होता है। अर्थात
जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है इसकी प्रत्येक हाफ साइकिल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में ही रहती है, तो इससे ट्रांसफार्मर की कोर में मैग्नेटाइज उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें सिर्फ हाफ साइकिल में करंट उत्पन्न होती थी पॉजिटिव साइकिल में, तो इससे वहाँ पे क्या था, कोर में मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाता था। और जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है इसका वोल्टेज रेगुलेशन भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से ये इसके गुण हो गए। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के दोष की, क्या इसकी डीमेरिट्स हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड्स का यूज करते हैं जिससे कि इसकी कॉस्ट क्या है, अधिक आती है। दूसरा है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इन्वर्स वैल्यू का मान हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में 2 गुना होता है, अर्थात इसका मान हाफ वेव रेक्टिफायर से 2 गुना होता है। तो इस तरीके से हमने फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा, उनके डेरिवेशंस के बारे में जाना। तो इस तरीके से हमने देखा जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर रहता है उसमें हाफ साइकिल के लिए वर्क होता है और जिसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए वर्क होता है, जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही आउटपुट हमें मिलता है। लेकिन जो हमारी फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें एसी की दोनों साइकिल्स के लिए अलग अलग डायोड काम करते हैं, तो जिससे हमें होता तो पॉजिटिव साइकिल में ही काम है, क्योंकि जो डायोड है हमारा पॉजिटिव साइकिल में काम करता है, तो पॉजिटिव में ही फॉरवर्ड वाइज में काम करता है। तो इस तरीके से जब हम डायोड्स को अपोजिट डायरेक्शंस में लगाते हैं तो जो साइकिल फुल वेव में J1 के लिए, ये पहले डायोड के लिए फॉरवर्ड वाइज है तो दूसरे डायोड के लिए वो रिवर्स वाइज में होती है, जबकि दूसरी साइकिल यदि J1 के लिए रिवर्स वाइज में है तो वह पहले डायोड के लिए रिवर्स वाइज में है तो दूसरे डायोड के लिए वह फॉरवर्ड वाइज में होगी। तो इस तरीके से जो हमें आउटपुट मिलता है वो फुल वेव फॉर्म के रूप में मिलता है, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में। तो इस तरीके से हमने दोनों रेक्टिफायर्स पढ़े, इस तरीके से इसका यूज किया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो जो हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसमें हम 4 डायोड्स का यूज करेंगे। 4 डायोड का यूज करके ब्रिज की 4 साइडें बनाएंगे, जिससे यह एसी इनपुट के दोनों हाफ साइकिल्स में डीसी आउटपुट प्रदान करेगा और इसकी आउटपुट वेव डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर के समान होंगी। तो ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट जो हम शो करेंगे उसमें हमारे पास 4 डायोड्स होंगे, जिसमें 2 डायोड अपोजिट साइड होंगे और बाकी 2 डायोड्स अपोजिट साइड होंगे। अच्छा, अर्थात इसमें 2 डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेंगे और 2 डायोड्स नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेंगे। ये टॉपिक इस लेसन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसमें से कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाता है। तो इस तरीके से इनको तैयार कर लेंगे।
तो इस तरीके से इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था जिसके हमने गुण और दोषों के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर।